क्या है? राजस्थान का साहित्य। बेटा टॉपिक का नाम क्या है आपका? राजस्थान का साहित्य। अरे सब छेड़छाड़ के देवता हैं यार, कोई नहीं है छेड़छाड़ का देवता, ठीक है। अरे तुम क्यों बोलेंगे उसको भाई? हैं? बेटा थोड़ा सा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, रियलिटी याद हो जाएगा अभी। देखो मतलब मैंने किया क्या है, आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि राजस्थान का जो साहित्य है मैं उसे कितने भागों में बांट रहा हूँ? 2 भागों में। राजस्थान का जो साहित्य है हम उसे कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों। मतलब राजस्थान का जो साहित्य है ना उसकी 2 शैलियां हैं। कितने शैलियां हैं उसकी? 2 शैलियां हैं। जैसे एक शैली है जिसका नाम है डिंगल शैली। नाम क्या आएगा? डिंगल शैली। डिंगल शैली। और दूसरी जो शैली है उसका नाम क्या आएगा? पिंगल शैली। कितना आसान है? पिंगल शैली। एक क्या था? डिंगल शैली। दूसरा क्या है? पिंगल शैली। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। कौन कौन सी शैलियां हैं? एक डिंगल शैली है तो दूसरी कौन सी है? पिंगल शैली है। अब एक चीज हम नोटिस करें कि अगर आप लोग दिशाओं को ज्ञात करें, किनको ज्ञात करें? दिशाओं को। तो हमेशा आपके ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उत्तर। नीचे वाली कौन सी होती है? दक्षिण। सीधा हाथ क्या होता है? पूर्व। बायां हाथ क्या होता है? पश्चिम। अगर इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से देखें तो इधर दिशा कौन सी आएगी? पूर्व आएगी। बेटा कौन सी दिशा आएगी? पूर्व आएगी। और दूसरी साइड को जो दिशा आएगी वो कौन सी आएगी? पश्चिम आएगी। तो पश्चिम यही तो हुआ ना, ये वाला हिस्सा। ये आप ये कह सकते हैं राजस्थान का एक तो होता है पूर्वी हिस्सा, एक कैसा होता है? पश्चिमी हिस्सा। तो अगर आप पूर्वी इसकी बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? पूर्वी राजस्थान। मतलब ये कहां पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये कहां पर है? ये शैली कहां पर है? पूर्वी राजस्थान की। और ये वाली कहां पर आ जाएगी? पश्चिमी राजस्थान। ये कहां पर आ जाएगी? पश्चिमी राजस्थान। ये कहां पर आ गई है? पश्चिमी राजस्थान। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे एक साथ आते। पर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? और नहीं तुम्हारे इधर वाले क्या हो गया? हाँ तो शादियों को बढ़िया तरीका से है ना। बेटा ये वाली कहां पर आएगी? ये मतलब डिंगल शैली किधर है? पश्चिम वाली दिशा में। और पिंगल कहां पर है? पूर्वी वाली दिशा में। अब अगर आप पूर्वी वाली दिशा की बात करें, जो हमारा राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला, तो यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, भाषा। और वो भाषा कौन सी होती है बताना? ब्रज भाषा। तो पूर्व में वही तो हुआ। तो अलवर में बोली जाती, क्यों नहीं बोली जाती? अलवर मेवात में आता है लेकिन ब्रज भाषा का प्रभाव है। जैसे अपने लक्ष्मणगढ़ को देखो, आप कठुमर तहसील को देखो, ठीक है, वो कौन सी भाषा का प्रभाव है उसके ऊपर? ब्रज भाषा का प्रभाव। मतलब मैंने पूरा अलवर की बात नहीं की, मैं बोल रहा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनके ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव है। और ये दिशाएं कौन सी है भाई? ये दिशा की बात करेंगे तो पूर्वी है। कौन सी है? पूर्वी है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है, मतलब ब्रज भाषा का क्या है? मिश्रण है। पूर्वी राजस्थानी है और भाषा कौन सी आएगी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का क्या कहते हो? इसमें मिश्रण। ब्रज भाषा का क्या है? इसमें मिश्रण। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बताना? ये पूर्वी दिशा है। पूर्व दिशा में कौन सी भाषा बोली, कौन सी भाषा का मिश्रण होता है? ब्रज भाषा। अच्छा पश्चिम में यदि आप लोग देखें, पश्चिम में क्या आएगा? जैसलमेर आएगा, भाई जोधपुर आएगा, अब फलोदी बन गया, जालोर आएगा, बीकानेर आएगा, यही होते हैं ना पश्चिम में। मतलब ये कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान जो है उसे हम कहते हैं, वहां पर एक भाषा बोली जाती है, वो भाषा होती है मारवाड़ी। कौन सी भाषा होती है वो उसके अंतर्गत? मारवाड़ी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मारवाड़ी बोली। क्या कह सकते हैं यहां पर? मारवाड़ी। या इसी को कहते हैं मरु भाषा। मरु भाषा। या बेटा इसी को कहते हैं मानक बोली।
मानक बोली, या इसी को कहते हैं साहित्य की बोली। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाइयों? साहित्य की बोली। अच्छा, कुछ बातें क्लियर हुई? देखो, अगर आप राजस्थान को उठाकर देखें, एक मिनट, आप किसको उठाकर देखें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। अब आप इसमें देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये हटेगा और नहीं। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इधर वाला, ये क्या है? पश्चिमी दिशा हो गई। ये क्या है? पूरा हो गया धौलपुर, भरतपुर, ये डीग वाला और ये अलवर वाला कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसमें कौन सी भाषा होती है? ब्रज भाषा। और इधर की तरफ बोले तो पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जो भाषा है वो भाषा कौन सी होती है? मारवाड़ी। भाई हम उनको कहते हैं क्या? मारवाड़ी लोग ही क्या कहते हैं? मारवाड़ी लोग हैं। अब जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे वो भेड़ बकरियों को लेकर आते तो हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी आ गए। भाई कहते हैं नहीं कहते कि मारवाड़ी आ गए? ठीक है, तो ये मारवाड़ी भाषा है, इसी को कहते हैं मरु भाषा। बेटा इसी को क्या कहते हैं? मरु भाषा। इसी को कहते हैं मानक बोली। क्या कहते हैं बच्चों? मानक बोली, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? साहित्य की बोली। हुआ क्लियर? हट जा रहे भाई। ठीक है, तो क्या नाम दे दिया हमने इसको? मारवाड़ी, या मरु भाषा, या मानक बोली, या साहित्य की बोली। अब हमारे पास में प्रश्न ये आएगा कि जो डिंगल शैली है इसका पहला ग्रंथ कौन सा है? बेटा साथ साथ नोट कर लोगे क्या आप? नहीं, कल्चर में क्या? अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम कि जो डिंगल शैली इसका पहला ही ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम क्या है? बेटा एक मिनट, ग्रंथ को बाद में लिखेंगे थोड़ा सा, है ना? देखना, जो डिंगल शैली है, डिंगल शैली, इसके अंतर्गत आते क्या है? ये किसने लिखा? लिखा गया, लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? चारणों के द्वारा लिखा गया। हाँ, चारणों के द्वारा। बेटा किसने लिखा था इसको? चारणों ने। अब प्रश्न आएगा, इसको किनके द्वारा लिखा गया? लिखा गया। इसे किनके द्वारा लिखा गया? इसे लिखा गया राव व भाटों के द्वारा। भाटों के द्वारा। भाई इसको किसने लिखा था? राव ने लिखा था और भाटों ने लिखा, जबकि इसको किसने लिखा था? चारणों ने। अच्छा, जो चारण थे इन्होंने क्या चीजें लिखी थी? तो इन्होंने इसमें क्या लिखे थे? कविताएं, मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, जबकि ये लोग क्या लिख रहे हैं? दोहे व छंद। दोहे वे क्या? छंद। देखो आप थोड़ी देर के लिए इसको एक ऐसे समझना आप। क्या? देखो एक मिनट, याद कैसे करोगे बच्चों? याद कैसे करोगे तुम लोग? देखो इधर देखना, ये क्या है? डिंगल शैली है। डिंगल भाषा में क्या है? मारवाड़ी, मरु, मानक बोली, साहित्य की बोली, ऐसे आए। जबकि इसमें क्या नाम आया? इसमें जो नाम आया वो नाम क्या आया है? वो नाम आया है, इसमें नाम क्या आया है? ब्रज भाषा। छोटा सा नाम है, इधर थोड़े बड़े बड़े नाम है। तो इसको किसने लिखा? चारणों ने। जबकि इसको किसने लिखा? राव व भाटों ने। इधर थोड़ा बड़ा नाम है, इधर थोड़ा छोटा नाम है। फिर हम क्या कह रहे हैं? इधर क्या आ रही है? कविता है।
इधर क्या आ रहे हैं मुहावरे, इधर क्या आ रहे हैं लोकोक्तियां, इधर ये आते हैं कहानियां, थोड़े बड़े बड़े नाम है। ठीक है, इधर क्या आ रहे हैं केवल दोए व छंद, दोए व छंद, मतलब छोटे छोटे नाम आ रहे हैं, दोए व छंद। बेटा एक दोहा है, और वो दोहा है 4/24 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, ये दोहा है या नहीं है? चंद्रवरदाई ने, तो ये दोहा है, दोहा है तो मतलब किसमें आएगा, उसमें आएगा, उसमें आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, उसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अब लिखना है हमको, है ना, ग्रंथ है। अब हम क्या लिखेंगे, ग्रंथ। इसका एक ग्रंथ है, ग्रंथ। ग्रंथ में केवल एक लिख रहे हैं, पिंगल शिरोमणि। क्या नाम आया, पिंगल शिरोमणि। बेटा नाम को देखो, अब नाम, ग्रंथ का नाम क्या है, पिंगल शिरोमणि। अब प्रश्न आएगा पिंगल शिरोमणि कौन सी शैली का है। अब तुम लोग कहेंगे पिंगल शिरोमणि तो पिंगल श्रेणी शैली का है, पिंगल शैली का नहीं, ये डिंगल शैली का है। हाँ, सपोज करना तुम्हारे दिमाग में आएगा पिंगल शिरोमणि कौन सी शैली का, तुम कहेंगे पिंगल शैली का है, उल्टा कर देना, ये कौन सी शैली का है, डिंगल शैली का है। कौन सी शैली का है, डिंगल शैली का है। रचयिता कौन है, रचयिता, तो रचयिता का नाम दे दोगे कुशल लाभ। क्या नाम दे दोगे, कुशल लाभ। ठीक है, किसने लिखा था, कुशल लाभ ने लिखा। अच्छा, इसके अंतर्गत भी एक ग्रंथ है, और इसमें आएगा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो। किसने लिखा था, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। अरे इसी में मैंने अभी तो बोला था ना, 4/24 आंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, दुआ है नहीं है। और दुआ किस में आएंगे बताओ, पिंगल शैली में आएंगे। किस में आएंगे, पिंगल में, ब्रज भाषा में। या ये कह सकते हैं कि बेटा कभी कोई कविता मिले, कोई मुहावरे मिले, कोई लोकोक्तियां मिले, वो डिंगल में आएंगे। और अगर कोई दोहा मिले या कोई छंद मिले तो किस में आएंगे, पिंगल शैली में। क्या हो गया, जल्दी नोट करो तुम। हाँ, अच्छा, अरे तो रवि है ना, रवि का खेल ही अलग, पर राइटिंग बिगड़ गई। सही है, रवि की तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। रवि नहीं, बाद में देखो, राइटिंग मायने नहीं रखती। हाँ, डॉक्टर की राइटिंग, काम तो बड़ा है, डॉक्टर की राइटिंग। ज्यादा टाइम मत लगाया करो, साथ साथ लिख लिया करो। लिख लिया ना, ठीक है। पहला कवि लिखेंगे अब हम। सबसे पहले हमारे पास में नाम कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। क्या नाम मिल रहा है, कन्हैयालाल सेठिया। क्या नाम मिला है, कन्हैयालाल सेठ। क्या बड़ा प्यारा नाम मिला है भाई, कन्हैयालाल सेठिया का।
हम इसे कहते हैं राजस्थानी, राजस्थानी भाषा का पितामह। पूछाई बात खोपड़ी में, राजस्थानी भाषा का पितामह कहते हैं इसे। मतलब साहित्य के अंतर्गत अगर किसी का नाम आएगा सबसे पहले तो किसका नाम आएगा? कन्हैयालाल सेठिया का नाम आएगा। और कन्हैयालाल जो सेठिया है ना, कन्हैयालाल सेठिया, इन्हें भारत सरकार ने प्रथम राजस्थानी, प्रथम राजस्थानी भाषाई कवि, भाषाई कवि जिन्हें भारत सरकार ने, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, सम्मानित किया। तो पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? 2004 में किया। सम्मानित कब किया था? 2004। यानी भारत भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। कब नवाजा था इन्हें? 2004 में नवाजा। राजस्थानी रतन पुरस्कार, रतन पुरस्कार, इन्हें राजस्थानी रतन पुरस्कार भी मिला। और ये पुरस्कार कब मिला था? 2012 में। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? राजस्थानी रतन पुरस्कार अभी आपको याद हो जाएंगे। राजस्थानी रतन पुरस्कार शुरू ही 2012 में हुआ था, याद करना। राजस्थानी रतन पुरस्कार शुरू कब हुआ? जैसे मैं बोल थोड़ी देर के लिए रोकूं उस समय रुक जाया करो, है ना, खूब लिखा करो। राजस्थानी रतन पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 2012 में। अब 2012 में ये शुरू हुआ ना, तो जितने भी महान लोग थे, जितने भी कोई साहित्यकार थे जिनका एक विशेष योगदान माना गया था राजस्थान साहित्य के लिए, उन सभी को इसी के साथ दे दिया था। कब दिया था? मतलब 2012 में। 2012 में शुरू किया और 2012 में सभी को दे दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनको मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया था? मरणोपरांत। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया था। कारण इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु, वो मृत्यु तो 2008 में हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 2008 में। 1919 में जन्मे थे और 2008 में जाकर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम? कन्हैयालाल सेठिया। अब प्रश्न आएगा कन्हैयालाल सेठिया थे कहां के? भाई कन्हैयालाल सेठ, पागल, राजस्थान में पढ़ रहे तो राजस्थान के तो है ही है। राजस्थान में कौन सी जगह के? उस जगह का नाम बताना आप। कोई बात नहीं बेटा। निवासी कहां के थे? क्या कह रहे हैं हम? निवासी या जन्म में? तो क्या कहोगे आप? सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़, सुजानगढ़ बोले तो किधर है? चूरू में। सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत इनका क्या हुआ हो गया था? जन्म हो गया था। क्या कहते हैं हम इन्हें? राजस्थानी रतन पुरस्कार, सॉरी राजस्थानी रतन पुरस्कार कब मिला था इन्हें? 2012 में। जबकि भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया था इनको? 2004 में सम्मानित किया गया था। अच्छा वो भी याद करें तो कर लेना, है ना। जन्म कब हुआ था यहां पर लिख दूं, है ना, 1919 में। और मरे कब थे? 2008 में। वैसे कभी करता नहीं एग्जामिनर प्रश्न, है ना। 2000। अब हमको पढ़ने इनका साहित्य, इनका क्या पढ़ना है हमको? साहित्य। तो साहित्य में क्या लिखा था इन्होंने? इधर लिख दूं क्या? बेटा साहित्य का मतलब क्या आता है? पुस्तकें आएंगी। क्या आएंगी? पुस्तकें। तो कन्हैयालाल सेठिया की जितने भी पुस्तकें हैं आपको याद करनी है। क्या करनी है आपको? याद करनी। बहुत आसान भी है, चाहे कठिन जरूर है लेकिन आसान है। अब वो आसान कैसे?
सबसे पहले तो मैंने दे दिया पाथल और पीथल। बेटा याद करनी है ना, तो बस करनी है, पाथल और पीथल। कभी एक कहावत मिलती है आपको, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। कोई बात नहीं, मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको, कभी जरूरत जब टाइम मिला तो। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, तो सो अमड़ियो चीख पड़ो मैं लड़ियो घणो मैं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावन रे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। बताते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप अपने सब कुछ हार चुका था, तो उसने एक संदेशा लिख दिया था अकबर को कि मैं आपके अधीनता को स्वीकार करता हूं। लेकिन उसी सभा के अंतर्गत जब अकबर ने ये पत्र को देखा और पढ़ा, सुरी अकबर एक अनपढ़ आदमी थे, उन्होंने नहीं पढ़ा था। बातों में प्रश्न में मिल चुका है अकबर कैसे आदमी थे, अनपढ़ थे। लेकिन तो अब उसने अपने दरबारियों से वो संदेशा पढ़वाया जिसमें लिखा गया, मैं मेवाड़ का महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मुगलिय शासक अकबर की अधीनता को स्वीकार करता हूं। तो एक दफा अकबर को रियलिटी में विश्वास नहीं हुआ, यार वो आदमी मेरी अधीनता कैसे स्वीकार कर सकता है, जो बचपन से मेरे खिलाफ रहा था। तो वो मेरी अधीनता, मेरी क्या है, वो किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वाधीन प्रकृति का आदमी है। तो बताते हैं उसने एक संदेशा लिखा मारवाड़ के पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे ना, वो शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप का भाई है शक्ति सिंह, शक्ति सिंह की पुत्री के पतिदेव जी हैं, ये कह सकते हैं। मतलब महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ के ससुर हैं, ये कह सकते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के क्या है, ससुर है। तो उसको जब इस बात का पता चला, तो उसने इन दोनों के बीच में एक आदान प्रदान, बेटा उस कहानी को अगर मैं यहाँ पर बताऊं पूरे 1 घंटे क्लास ले जाए। तो या ये कह सकते हैं कि पाथल कौन बताया गया इसके अंतर्गत, पाथल, तो इसमें पाथल थे प्रताप थे, महाराणा प्रताप। और पीथल कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। तो पाथल और पीथल रचना किसकी है, पाथल पीथल रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। हर कंडीशन में याद रखनी है तो बस रखनी है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करोगे कि सर मुझे याद नहीं हुई। ये मान के चलो चाहे तुम्हें किसी को मारना पड़े याद करने, मार दोगे, नहीं नहीं मारोगे नहीं, मतलब याद करोगे ही करोगे। पाथल पीथल रचना किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। तो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। हालांकि कन्हैयालाल सेठिया की सभी जितने भी रचनाएं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो उनमें जो पहले इंपॉर्टेंट मिली उसका नाम क्या मिला है, पाथल और पीथल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। बेटा किसकी बात कर रहे थे, कन्हैयालाल सेठिया, क्या है, कन्हैया लाल सेठिया। अब बेटा कन्हैयालाल जो सेठिया हैं उनकी बुक पढ़नी है हमको, क्या पढ़नी है, उनकी बुक पढ़नी है। अब बुक कौन कौन सी है वो देखें आप, उन्हें। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नहीं सर बताओ। अच्छा अच्छा। बेटा किसकी रचना है ये हम आपके पास में। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, रचनाएं, पहली रचना क्या लिखी है आप लोगों ने, पहली रचना का नाम क्या लिखा है, पाथल और पीथल, पाथल व पीथल। क्लियर हुई, पहली वाली रचना का नाम क्या मिला है, पाथल व पीथल। पाथल कौन थे, महाराणा प्रताप थे, और पीथल कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़।
आगे देखो दूसरी रचना कौन सी है? दूसरी है धरती धोरारी। धोरारी मिल गई, बढ़िया रचना, धरती धोरारी। बेटा पुस्तक का नाम क्या मिला है? धरती धोरारी। पहली वाली कौन सी थी? पाथल और पीथल। दूसरी वाली कौन सी मिली है? धरती धोरारी। धरती धोरारी। अगली है जमीन को धनी कोणे। क्या है बेटा? जमीन, जमीन रो धनी कोणे। जमीन रो धनी, धनी कोणे। बेटा राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम मिला है। धनी का मतलब क्या होता है? मालिक, ठीक है। तो जमीन रो धनी कोण। अब जमीन रो धनी कोण, देखो पहले पुस्तक का नाम क्या मिला था? पाथल पीथल। फिर हम कह रहे हैं धरती धोरारी। धरती धोरारी, जमीन को धनी कौन है? अरे जमीन को धनी कौन है? बताओ तो कौन है? कुंकू है। जमीन को धनी कौन है? कुंकू है। मतलब अगली रचना का नाम क्या मिल गया? कुंकू मिल गया। पहली पुस्तक बताएं, पाथल पीथल। धरती धोरारी। धरती धोरारी, जमीन को धनी कौन है? जमीन को धनी कौन है? कुंकू है। अरे कुंकू नहीं है, रंबिया है। कौन है? रामेबिया है। रामेबिया, रंबिया है। बेटा जमीन को धनी कौन है? कुंकू नहीं है, कुंकू नहीं है, कौन है? रामेबिया है। अरे रंबिया नहीं है, मजलो घर है। कैसो घर है? मजलो घर है। कैसो घर है? मजलो घर है। बेटा राजस्थानी साहित्य को राजस्थानी भाषा में ही पढ़ो। देखो नाम ही कैसे आ रहे हैं। पहला नाम क्या मिला? पाथल पीथल। पाथल पीथल तो धरती धोरारी। धरती धोरारी, जमीन को धनी गुण। जमीन को धनी गुण है कुंकू है। कुंकू नहीं है, कौन है? रामेबिया है। कौन है? रामेबिया है। बेटा नेक्स्ट आगे चलोगे, एक लिखोगे मीझर। अगली एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मीझर। क्या नाम मिला है आपको? मीझर। एक क्या मिला है? नीलटास। नीले टास। अच्छा देखो अब वापस चलो, वापस बोलो। पहली पुस्तक का नाम क्या मिला? पाथल पीथल। दूसरी का नाम क्या मिला? धरती धोरारी। धरती धोरारी, जमीन को धनी कुण। जमीन को धनी कुण है कुंकू है। कौन है? कुंकू। अरे कुंकू नहीं, रंबिया है। कौन है? रंबिया। किसने कही रंबिया है? मजलो घर है। कैसो घर है? मजलो घर है। मजलो घर नहीं है, मीजर है। मीजर बोले तो नीलटास है। कैसा है? नीलटास। बेटा दो और याद करोगे बस, एक शब्द। एक क्या है? शब्द। बस शब्द। क्या याद कर दिया? शब्द। बात खत्म। ये आपको किसकी रचना मिली? कन्हैयालाल सेठिया। हो गया याद? क्या हो गया तुम्हें याद? कन्हैयालाल सेठिया। इधर ले जाओ कन्हैयालाल सेठिया को। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। अरे अच्छे बच्चे हो तुम तो यार। आप देखो तुम्हारे पास में कौन खतरनाक आदमी है। अरे बहुत खतरनाक आदमी है भाई, देखा ही नहीं है आपने कभी। आदमी का नाम है नथमल जोशी। नथमल जोशी। क्या नाम मिल गया आपको? नथमल जोशी। क्या नाम मिला है? नथमल जोशी। तो नथमल जोशी की पुस्तक पढ़नी है अब आपको। किसकी पुस्तक पढ़नी है? नथमल जोशी। और पहली पुस्तक का नाम लिखोगे आप लोग हैं, देखो इसका क्या था? जमीन, सॉरी, धरती धोरारी। इसकी पुस्तक का नाम है धोरारो धोरी। धोरा रो
धोरी, धोरारो, धोरी। दूसरी पुस्तक का नाम है एक बींद दो बींदनी, दो बींदनी। आभे पटकी, आभे पटकी। कितनी पुस्तक हो गई बेटा इसकी? 3। पहली कौन सी है? धोरारो, धोरी। धोरा का क्या है? धोरी है। धोरा जानते हैं क्या? धोरा क्या होता है? धोरा खेत में होता है, पानी, पानी मोड़ने के क्या होता है? धोरा। इधर देखना, इधर क्या था? धरती धोरारी। बेटा इधर क्या था? धरती धोरारी। इधर तो धरती धोरारी है, लेकिन इधर क्या आ गया? धोरा का धोरी आ गया। धोरा के एक, धोरा के क्या है? एक धोरी है। धोरारा, धोरारो, धोरी नथमल जोशी। और धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया क्या लेकर आए? धरती धोरारी। तो नथमल जोशी ने कहा मैं थोड़ी ना पीछे हूं, मैं क्या लेकर आऊंगा? धोरारो, धोरी। अरे धोरारो, धोरी, एक बींद दो बींदनी। बींद कितना है? एक। बींदनी कितनी है? दो। और कितने खुश हो रहे हैं लड़के, है? बींदनी जाने तुम? है? अरे लड़कियां जो होती हैं, जब शादी होती है नई नई, तो उसे को क्या बोलते हैं? बींदनी तो बोलते हैं। और बींद तुम्हें, लड़के क्या होते हैं? बींद। लड़कियां क्या है? बींदनी। तो एक बींद के कितनी बींदनी? दो बींदनी। और रवि को देखो क्या मन 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 मंद मंद मुस्कुरा रहा है। त्रिलोक को देखो हंसी आ रही है। सपना बेटा पापा जी से जाकर बोलना इसके बारे में कि पापा जी ये बड़े खुश हो रहे थे, सर पढ़ा रहे थे एक बींद दो बींदनी, तो कह रहा मैं भी दो बींदनी लेके आऊंगा। बेटा तू दो बींदनी लेके आएगी तो दो बींदनी चार बींद लेके आएंगे। ठीक है? तो क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? बोलो तो। धोरारो, धोरी, एक बींद के दो बींदनी। आगे क्या है? आगे पट, क्या है? आगे पटकी। एक मारूंगा लपड़। आगे पटकी नहीं है, क्या है? आगे पटकी। कैसे पटकी? आवे पटकी। कैसे पटकी? आवे पटकी। बेटा याद हुआ क्या? कितनी पुस्तकें हैं? 3। क्या है? पहली का नाम क्या है? धोरारो, धोरी। धोरारो, धोरी, एक बींद दो बींदनी, आभे पटकी। किसने, किसकी रचना है? नथमल जोशी। कन्हैयालाल सेठिया क्या कह रहा है? पाथल पीथल, धरती धोरारी, धरती धोरारी, जमीन को धनी कुण, जमीन को धनी कुण, कुकू, कुकू नहीं है, रंबिया, अरे रंबिया नहीं, मजलोगर, मजलोगर बोले तो नीलटास, नीलटास बोले तो मीजर, मीजर बोले तो सबद। यही है। क्या बच गई? यही तो हुई है यार भाई दादा। ठीक है। अच्छा नीलटास, नीलटास पक्षी नहीं है? अरे तो फिर क्या हो गया? बोलो नहीं, लिख तो रहा है ना नीलटास। वैसे मुझे लग रहा है बोला है। रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ पहले नीलटास ही बोला है। क्या बोला है? नीलटास। और इधर नथमल जोशी क्या कह रहा है? धोरा को धोरी, धोरा को धोरी, एक बींद के दो बींदनी, आगे नहीं सॉरी, आवे पटकी। कैसे पटकी? आवे। क्लियर हो गई? याद हुई क्या? नेक्स्ट आगे चलो बेटा, आगे लिखोगे यहाँ पे दुरसा आड़ा लिख दो, थोड़ा छोटा है ना। दुरसा आड़ा। बेटा क्या मिला है आपको? दुरसा आड़ा। बेटा रचयिता, हाँ क्या नाम मिला है? कवि का नाम क्या मिला है? दुरसा आड़ा। दरबारी था। किसका दरबारी था ये? अकबर का था। हाँ बच्चों किसका दरबारी था? अकबर का। और इसकी जो रचना है वो बड़ी प्यारी रचना है। पहली रचना का नाम है विरुद्ध छैतरी। विरुद्ध छैतरी।
दूसरा है करतार बावनो, करतार बावनो या बावनी, ये लो। ठीक है बेटा, दरबारी कवि किसका था? ये अकबर का। अकबर का दरबारी कवि था जिसका नाम है दुर्सा आड़ा। बताते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का जब समाचार अकबर के दरबार में सुनाया गया, उस समय दुर्सा आड़ा वहां पर बैठा हुआ था, और दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में इतनी कविताएं, इतनी चौपाइयां बोली थी यहाँ पर कि अकबर उससे प्रभावित हो गया था। जो अकबर के दरबार में जो कुछ भी सोना चांदी था, जेवरात था, वो सभी के सभी इसने किसको दे दिया था? इसे दुर्सा आड़ा को दे दिया। बोलते हैं कि जो ये क्या नाम है, दुर्सा आड़ा ने अकबर से कहा था कि अकबर तू चला जाएगा, दिल्ली की सल्तनत चली जाएगी, दिल्ली चली जाएगी, तेरे बाद फिर कोई आएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन कभी अगर नहीं जाएगा तो कौन नहीं जाएगा? महाराणा प्रताप का वो यश, शौर्य, वो कभी नहीं जाएगा। वो कहता था अकबर तू इस तरीके से सोता है जैसे कि तेरे पैरों में एक सांप है, और तू हमेशा उस सांप से डर के ऐसे एकदम से खड़ा होता है, और वो सांप के तौर पर तुझे अगर कोई दिखाई देता है तो कौन दिखाई देता है? महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं। तो बड़े अच्छे कवि थे ये भी। ठीक है, क्या नाम मिल गया आपको? दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? विरुद्ध छहतरी लिखी थी, दूसरी क्या लिखी थी? करतार बावन। एक और लिख देना, मोहम्मद मलिक जायसी। बेटा एक और लिखोगे यहाँ पे, मोहम्मद मलिक जायसी। हाँ ये भी एक कवि है। ठीक है, मोहम्मद मलिक जायसी है। क्या चीज? इसकी बारहमासा कविता किसकी? मोहम्मद मलिक जायसी। अरे तुम तो बड़े होशियार बच्चे हैं यार। तो मुझे बताओ दरबारी कवि किसका है? तो यही तो पूछता है एग्जामिनर, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। तो बेटा किसके थे? शेरशाह सूरी के थे, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के। बेटा किसके दरबारी कवि थे? शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। और इनकी एक रचना है, वो रचना बड़ी फेमस है, और रचना का नाम क्या है? पद्मावत। क्या मिल गया बेटा? पद्मावत। बताओ पद्मावत रचना किसकी है? मोहम्मद मलिक है जायसी की है। और मोहम्मद मलिक जायसी किसके दरबारी विद्वान थे? किसके दरबारी विद्वान थे बेटा? शेरशाह सूरी के दरबारी विद्वान थे। हम्म, कौन सी आखिरी कलाम? अरे रानी पद्मनी वाली कहानी मिलती है इसमें, रानी पद्मनी की कहानी मिलती है। जो रानी पद्मनी की कहानी मिलती है वो मोहम्मद मलिक जायसी की पद्मावत में मिलती है कि रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था 1301 के अंतर्गत, सॉरी 1303 के अंतर्गत, 1303 के अंतर्गत चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, चित्तौड़ को जीता था। ठीक है, तो उसका कारण मोहम्मद मलिक जायसी बताता है सुंदर रानी को प्राप्त कर, जबकि रियलिटी में कुछ अलग ही कहानी आती है। ये सब विद्वान है अलग अलग अपना वो बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहम्मद मलिक जायसी कहते हैं इस बात को। रियलिटी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ खटक रहा था, और चित्तौड़ हर किसी को खटकता था। चित्तौड़ का वो सामरिक जो महत्व था ना बेटा, जिसका चित्तौड़ के ऊपर अधिकार होता है वो किला नहीं, रियलिटी में असली किला है। गढ़ तो गढ़, बाकी सभी गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ तो रियलिटी में चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ को जब देखते हैं ना, मन नहीं करता रियलिटी वहां से आने का। हाँ बेटा, मुझे सबसे अच्छा अगर कोई दुर्ग लगता है वो चित्तौड़ ही लगता है। आप जब चित्तौड़ में जाते हैं ना, रियलिटी में मजे अलग आते हैं, ऐसे मन करता है आराम से रहो यहाँ। आप एक दिन में चित्तौड़गढ़ को देख नहीं सकते।
और देख उसको भाई एक दिन में मैं देख लूं, अरे चित्तौड़गढ़ पूरा ही नहीं होता यार, वो द्वारों को प्रवेश करते पैदल तो कोई जा ही नहीं सकता, टेम्पो से जाते लोग, कारों से जाते। किसने? कुंभा ने बताते हैं मेवाड़ में 84 दुर्ग थे। हाँ तो उनमें से 26 32 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। वो मारवाड़ के राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं। मारवाड़ के स्थापत्य सॉरी मेवाड़ के या राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा कहलाते हैं। क्या? अर्ध शाखा। बेटा मान लीजिए जैसे कि रानियों ने जोर कर लिया, केसरिया भी किया, लेकिन वो युद्ध में जीत गए। भाई वो क्या, युद्ध में जीत हो गई उनकी, रानियों ने क्या कर लिया था, जोर कर लिया और वो जीत गए, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा तो हुआ लेकिन आधा हुआ। बेटा जैसलमेर के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। टाइम हो गया क्या? कितना बज रहा है? कल कब पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे।